दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। उत्तराखंड में इन दिनों घोटालों का दौर जारी है। अभी नई नवेली सरकार बनी है, उसके बाद उपचुनाव भी है, लेकिन ये देखेगा जो उत्तराखंड में घोटाले हो रहे हैं वो उनका रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहा। अभी हम देखिएगा उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी जो कॉरपोरेटिव बैंक घोटाले को लेकर थी, क्योंकि अभी इसकी फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन वो जांच किस तरीके से चल रही है वो हम आपको बताएंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास था, शिव प्रसाद सेमवाल जी हमारे पास में और कुछ डॉक्यूमेंट भी उनके पास में है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कॉरपोरेटिव जो बैंक जो घोटाला है उसको लेकर की गई है, तो उसमें तो जांच चल रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है जो आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? जो जांच अधिकारी हैं उनके प्रयास में, मतलब उनके जो प्रयास की सत्यनिष्ठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नीरज बेनीवाल जी ने जो पहले जांच की है हरिद्वार रुड़की वाले मामले में भी, वो भी उन्होंने अच्छी जांच की है। लेकिन सवाल ये है कि जो उनके उच्चाधिकारी हैं उनके रहते हुए ये जांच किस तरीके से प्रभावी हो पाएगी, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि जो भर्तियाँ हुई हैं वो की हैं सेवा मंडल ने, और जो सेवा मंडल के चेयरमैन हैं वही कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार भी हैं, और ये जो जांच अधिकारी हैं उनके कनिष्ठ अधिकारी वो रजिस्ट्रार हैं, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। जो नीरज बेनीवाल जांच अधिकारी हैं ये हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और जो चेयरमैन हैं भर्ती कमेटी के पूरे उसके बॉस हैं वो रजिस्ट्रार हैं, वो उनके सीनियर आईएएस हैं। मतलब जूनियर जो हैं वो सीनियर की जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, कैसे हो जाएगी जांच? तो सबसे बड़ी बात तो सवाल तो यहीं पे है। आप कोई भी पूछ लो, कोई भी किसी भी अधिकारी से पूछ लो, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, सरकार से पूछ लो कि भाई क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता तो क्यों कर रहे हो भैया? इसका मतलब आप तो ये चाहते हो कि ये जांच नहीं हो डंकी, इसीलिए तो चाहते हो, वरना एक आदमी जिसको आपने जांच दी हो तो करेगा ही जांच। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनकी सत्यनिष्ठा पे कोई सवाल नहीं है और दूसरी तरफ आप सवाल भी उठा रहे हैं, तो इस तो दो अलग अलग बातें होगी। सेमवाल ये है कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में जो आएगा उतना ही तो करेंगे। अब वो अपने सीनियर ऑफिसर की फाइल मांगते हैं और नहीं मिलती तो क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं दबाव में तो रहेंगे ही ना। तो जब तक ये जो बात है दबाव में आने वाली है, अपने सीनियर अधिकारी की जांच कैसे करेंगे इसकी बात है, तो इससे सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए हम सचिव सहकारिता बीवीआरसी पुरुषोत्तम जी से मिले थे और हमने उनसे ये मांग की है कि इसकी जांच अगर आप चाहते हैं कि सही से हो तो इसकी जांच एसआईटी से कराई जाए या फिर विजिलेंस से कराई जाए। और एसआईटी और विजिलेंस से कोऑपरेटिव भर्ती घोटाले की जांच कराने की मांग को लेकर के ही हम लोग वहाँ से मिले थे, और हमने ये मांग की थी कि ये जो भर्तियाँ हुई हैं इसमें सारी की सारी भर्तियाँ अवैध, इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए और फ्रेश भर्तियाँ हों, और तब तक के लिए ये जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं इनको ना निकाला जाए। सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात ये है कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भुवन चंद्र खडूरी जी से 2007 से 12 तक की सरकार में उन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियों में इंटरव्यू सिस्टम ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव में ये इंटरव्यू सिस्टम कैसे हो गया? 10 नंबर का इन्होंने इंटरव्यू रखा, और 10 नंबर के इंटरव्यू में भी जो इन्होंने इंटरव्यू लिए उसमें भी उन्होंने क्या कर रखा है, 10 नंबर के इंटरव्यू में भी 30-30 नंबर दे रखे हैं अभ्यर्थी। अच्छा, इंटरव्यू है 10 नंबर का टोटल और उसमें से 30 नंबर दिए हुए हैं। आपका कहने का मतलब यह है? बिल्कुल, इन 10 नंबर के इंटरव्यू तो अपने आप में एक बड़ा घोटाला है कि भाई पेपर हो रहा है आपका 10 नंबर का, 10 में से आप दे रहे हो 30 नंबर, ये तो खुद एक बड़ा घोटाला है। इंटरव्यू कमेटी में जैसे अध्यक्ष बैठे, चेयरमैन जो है कोऑपरेटिव बैंक के वो बैठे, और उनके साथ जो है जो महाप्रबंधक हैं, सचिव महाप्रबंधक हैं वो बैठे। अब आप ये लगा सकते हैं कि इस तरीके से ये इंटरव्यू हुआ है। देखिए, ये भूपाल सिंह है, अध्यक्ष जी ने 10 नंबर दे रखे हैं इंटरव्यू में, महाप्रबंधक ने 9 नंबर दे रखे हैं, और जो एआर हैं इन्होंने 9 नंबर दे रखे हैं। ऐसी एक प्रशांत पिंगल है माजरा ब्रांच में, अध्यक्ष जी ने 10 नंबर दे रखे हैं, महाप्रबंधक ने 10 दे रखे हैं, एआर ने 10 दे रखे हैं। ऐसी एक सारिका देवी है, इनको अध्यक्ष जी ने 10 नंबर दिए, महाप्रबंधक जी ने 9 नंबर दिए, और जो एआर है इन्होंने 9 नंबर दे दिए। ठीक है। ऐसी एक प्रदीप कुमार है, अध्यक्ष जी ने 9 दिए, महाप्रबंधक जी ने 9 दिए, एआर ने 9 दिए। तो भला एक 10 नंबर का जो टोटल इंटरव्यू है आप कैसे दे दोगे 9-9 नंबर, 10-10 नंबर, 3 लोग? ये सीधा सीधा ही फर्जीवाड़ा है। दूसरा बड़ा हमारा सवाल ये है कि मार्च के महीने में जो तमाम बैंक टोटल पेपर कितने नंबर का होता है जो आप कह रहे हो कि ये 10 में से 30 नंबर इनको दे दिए हैं? और टोटल इसमें कुछ नंबर्स तो दौड़ प्रक्रिया के थे कि भाई दौड़ने के। कई ऐसे लोग हैं जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुए, आए नहीं दौड़ में, भाग ही नहीं लिया, फिर भी उनको नंबर दे दिए। कैसे पास हो गए भाई? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया, वो भी पास हो गए, और बाकी इंटरव्यू के हाल आप देख ही रहे हो। दूसरी बड़ी सवाल ये कि केवल और केवल जो है मार्च के महीने में ये जो बैंक डिटेल्स है हमारे पास,
ये बैंक डिटेल्स हमारे पास हैं। मार्च के महीने में जो बैंक के कर्मचारी हैं, खुद ये जैसे सुमित रावत है मेन ब्रांच में, दिखा दीजिए जरा। हाँ, ये पंकज नेगी हैं जूनियर ब्रांच मैनेजर हैं, ये आपके चेयरमैन हैं, ये कनिष्ठ सहायक हैं, ये सब बैंक के अधिकारी हैं। ये बैंक के कर्मचारी अधिकारी, ये कनिष्ठ शाखा प्रबंधक है मुख्य शाखा में। इनके अकाउंटों में देखो 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 7.5 लाख, ये फरवरी मार्च के महीने में आए ये पैसे। अच्छा, कहाँ से आ गए भाई फरवरी मार्च के महीने में? इनकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या कि भाई कहाँ से आपने मार्च के महीने में भी ऐसा क्या हुआ? ये देखिए मनोज नेगी इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख, 3 लाख, कहाँ से ये लोग ये पैसे कहाँ से आए आपके अकाउंटों में मार्च के महीने में? तो हमारी ये मांग है कि भैया ये पैसे का जो लेन देन हुआ है भारी मात्रा में बैंक के कर्मचारियों की, इसकी जांच होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आया, किस मद में आया, किसने आपको दिया और किस मद में आपने फिर निकाल करके कहाँ दिए पैसे। तो अगर आप ये कहें तो अगर इस पर अगर आप ज़रा भी जांच करेंगे तो साफ पता लग जाएगा कि जो ये हमारा जो आरोप है कि भाई 15-15 लाख रुपए दे करके जो है ये भर्तियाँ कराई गई हैं, 15-15 लाख रुपए लिए गए, फर्जी डॉक्यूमेंट भरे गए हैं। आप ये लगा लीजिए कि इसमें खेल कूद के जो डॉक्यूमेंट है तमाम, ये लगा लीजिए कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बाकायदा लगाए गए हैं इसमें। आप ये लगाओ, ये देखिए, ये अनीता नेगी है, बैंक से कार्य किए हुए केवल 5 महीने का समय हुआ, इनके पास ना अनुभव प्रमाण पत्र है ना खेल कूद का है। ऐसी कोई रमन सिंह है, खेलकूद का पदक विजेता का नहीं है, इनका खेलकूद ना अनुभव है, खेलकूद का पदक विजेता का प्रमाण पत्र भी नहीं है इनके पास। तो ये प्रमाण पत्र जो है ये फर्जी है इनके पास, जितने भी आए हैं। कहाँ से लगाए इन्होंने तो शारीरिक दक्षता वाले में भी भाग नहीं लिया था सारिका ने, ठीक है, कहाँ से आया इनके पास? इनका पदक विजेता का प्रमाण पत्र फर्जी है। सीधा तौर पर जो डॉक्यूमेंट आपके पास है सीधा प्रथम दृष्टि से साबित होते हैं कि जो ये घोटाले जो हुआ है, जो सहकारिता बैंक घोटाला अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की हम उत्तराखंड में बात करते हैं और दूसरी बार भी डबल के ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में मौजूद है। और उसके बाद भी आप देखिएगा कि किस प्रकार से बड़ी चालाकी के साथ, मैं तो इसको चालाकी भी नहीं कहेंगे, 10 में से जो 30-30 नंबर दे रहे हैं तो इनको लगा नहीं कि मतलब कि ये फंस सकते हैं आगे, इस तरीके से हो सकता है, या खुली छूट और खुली लूट उत्तराखंड में हो रहा है। लालच जो है आदमी को अंधा कर देता है, इसीलिए तो कहावत है। तो उनके अकाउंट में जब पैसे आ रहे होंगे, जब लेन देन हो रहा होगा, तो उन्होंने सोचा हम पकड़े नहीं जाएंगे कभी, इसीलिए तो घोटाला कर गए ये लोग। तो इनको सिंबल जी, ये तो सीधा सीधा घोटाला ये सामने पे आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जो खुलेआम जो इस प्रकार से ये घोटाले जो किए जा रहे हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता है बड़े अधिकारियों की, बड़े सफ़ेद पोस्ट नेताओं की? भाई इसीलिए तो हमारा कहना ये कि देखिए मनोज नेगी, थोड़ा दिखाइए जरा। इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख। देखो मनोज नेगी जो है ये 10 लाख रुपए इसके अकाउंट में आए हैं मार्च के महीने में, ये मार्च के महीने के 1,40,000, 5 लाख, 3 लाख, कहाँ से आए हैं पैसे? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? ये जूनियर ब्रांच मैनेजर है। सीधा सीधा घोटालों का आरोप जो है वो श्री प्रसाद सेमवाल जी लगा रहे हैं कि भाई सवाल पूछ रहे हैं कि जब 10 नंबर का इंटरव्यू होना है तो उसमें क्यों 30-30 नंबर एक कैंडिडेट को दे दिए गए हैं? तो सीधी प्रकार से घोटाला है। जब 2012-13 खंडूरी सरकार में मना कर दिया था कि जो सी क्लास की, कौन सी सी और डी क्लास की भर्तियाँ, उसमें इंटरव्यू नहीं, क्लास 3 और क्लास 4 में जब भर्तियों में जब इंटरव्यू बंद हो गए थे तो फिर इंटरव्यू सिस्टम रखा ही क्यों गया? इसका मतलब आप घोटाला करना चाह रहे हो। और 10 नंबर के इंटरव्यू में आप 30-30 नंबर दे रहे हो, मतलब इंटरव्यू कमेटी में जितने लोग हैं सबने 10-10 नंबर दे दिए। कहाँ कैसे दे दिए भैया आपने? जो बैंक में पैसे आए हैं, इनके अकाउंट में पैसे आए हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि आखिर मार्च के महीने में 5-5 लाख की, 3-3 लाख की जो ट्रांजैक्शन दिखाई गई हैं, जो एक साथ पैसा आया, वो कहाँ से? सीए को भी तो बताएंगे, एनुअल रिटर्न भरते हुए बताएंगे कहाँ से आया पैसा, कहाँ गया पैसा। तो इसमें पता किया कि किन लोगों ने पैसा भेजा है, इसमें कुछ डिटेल आई? जांच की तो हम मांग कर रहे हैं कि जो खातों में जो आपने पैसे आए हैं, कहाँ से आए आपके पास पैसे, क्यों दिए उन्होंने आपको पैसे, और आपने वो पैसे कहाँ दिए थे? और मार्च के महीने में ऐसा क्या था जब वो भर्ती घोटाले की बात सामने आई, जब वो भर्तियाँ हुई उसी महीने में क्यों दी? तो ये जो कोरिलेशन है, ये जो महज संयोग नहीं हो सकता है कि सारे बैंक के कर्मचारी आपके उसी महीने लाखों रुपए लेन देन कर रहे हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि बैंक खातों की जांच की जाए। ये सारी जांच विभागीय जांच के रहते संभव नहीं है, ये तभी हो सकता है जब एसआईटी जांच इस पे हो, मुकदमा दर्ज हो, एसआईटी टीम। तौर पर सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं क्योंकि सरकार ही जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और हम देख रहे हैं कि कुछ विगत सालों से, विगत महीनों से लगातार जो घोटाले हैं उत्तराखंड में अपनी चरम पर हैं, क्योंकि कई घोटाले खुद श्री प्रसाद सेमवाल जी भी उठा चुके हैं अपने माध्यम से। आपको क्या लगता है सर, ये घोटाले आखिर हो क्यों रहे हैं? एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं,
विपक्ष भी ज़्यादा मुखर होकर ये मुद्दे उठा नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगे ये क्यों इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं? क्या सरकार जो है वो बिल्कुल उन्होंने आँख कान नाक बंद कर लिए हैं कि हम घोटालों की तरफ देखेंगे भी नहीं बिल्कुल? इसमें दरअसल जो अध्यक्ष हैं वो सरकार के ही लोग हैं, सरकार भाजपा सरकार के संगठन के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, इसमें डायरेक्टर हैं, ये सारे लोग पॉलिटिकल लोग हैं। यही लोग उनको मंत्री विधायक बनाते हैं, यही लोग मंत्री विधायकों को जो है उसका हिस्सा देते हैं कमीशन का। तो ये जाहिर सी बात है कि ये लोग संलिप्त हैं, और अगर ये लोग संलिप्त नहीं है तो इनको इसकी SIT जाँच करानी चाहिए, सारी भर्तियाँ निरस्त होनी चाहिए। और आज तक का इतिहास है कि कोऑपरेटिव में जितनी भी भर्तियाँ हुई है कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जून में आपने भर्ती करी संविदा पे, नवंबर में आपने परमानेंट कर दिया बिना किसी प्रक्रिया के, 7वें वेतनमान का आप लाभ दे रहे हो। तो सारे आपके इंटरनल लोग हैं, कोई अध्यक्ष का भाई है, कोई डायरेक्टर का बीबी है, कोई इसका भाई साला है, लोगों के भी नाम सामने है। हाँ, सारे लोग हैं, सारे एविडेंस हमारे पास हैं कि कौन किसका क्या रिलेटिव है। भाई सारी योग्यताएं क्या जो बैंक के कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हीं के अंदर है, और कोई जो तैयारी कर रहे हैं वर्षों से खप रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं है। आप कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपना रहे। मेन विपक्ष किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है? हमने देखा था कि कुछ समय पहले सचिवालय घेराव भी मेन विपक्ष ने किया था, लेकिन उसके बाद अब विपक्ष भी शांत बैठा हुआ नजर आ रहा है इसमें। इसीलिए तो, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का यही काम है कि भाई हम लोग जहाँ पे भी किस तरीके की जो हरकतें होती हैं, इस तरीके के घोटाले होते हैं, हम लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और जब तक जनता का ये रहेगा कि जनता एकजुट इस पे नहीं होगी, जनता जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक कब तक ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मेन विपक्ष से भी सवाल खड़ा होता है जो मुद्दे नहीं उठा रही है इस तरीके से। 20 सालों में जो मित्र विपक्ष की भूमिका में रहे हैं या मृत विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, तो इनके सवाल तो इन पे भी खड़े होते ही हैं। और ये कोई आज का मामला तो नहीं, 2014, 15, 13 में किसकी सरकार है? जाहिर सी बात है कि 14 में तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के टाइम पे भी यही हुआ। तो ये आपस में करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को बचाते हैं। तो ये जो अभी डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं, तो कई आगे आपने इसकी एप्लीकेशन वगैरह भेजी है कि भाई इसकी कल सचिव सहकारिता से मिले थे और हमने उनसे भी ये मांग की है कि इस तरीके से इसमें ये अनियमितताएं हैं, इसलिए इसकी जांच SIT से या विजिलेंस से कराई जानी चाहिए। उन्होंने भी इसमें अपनी सहमति जताई है, और हमारे भी कहना है कि भाई अगर इसकी जांच SIT या विजिलेंस से नहीं होती है तो फिर हम लोग इस पर जन आंदोलन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेमवाल जी हमसे बात करने के लिए। तो इस प्रकार जो श्री प्रसाद सेमवाल जी हैं, उन्होंने सहकारिता बैंक घोटाले के बारे में बताया कि किस प्रकार से एक सहकारिता बैंक घोटाले में 30 नंबर दिए जा रहे हैं, जो 10 नंबर उसमें टोटल जो इंटरव्यू के दिए जाते हैं उसमें 30 नंबर दिए जा रहे हैं। जो बैंक अकाउंट में पैसे जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके अलावा जो जांच अधिकारी हैं वो उनसे जूनियर हैं। तो तमाम एक सवाल प्रथम दृष्टया पर अगर हम देखें तो एक सवाल खड़े होते हैं सीधे तौर पर, आखिर इस भ्रष्टाचार को अंजाम कौन दे रहा है और कौन से सफ़ेदपोश नेता, सफ़ेदपोश अधिकारी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है? क्योंकि ये इस प्रकार के घोटाले ना ही उत्तराखंड के लिए अच्छे हैं और ना ही वो हमारे देश के लिए। तो अब देखते हैं कि इसमें जांच कब तक बैठती है। जो श्री प्रसाद सेमवाल जी ने एक अल्टीमेटम भी दिया है सरकार को कि आप इसकी SIT